बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज़ नक़ी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा रिटायरमेंट से पहले चैम्बर वर्क पर चले गए हैं और इस दौरान उन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से एक इख्तलाफी नोट भी लिखा है। वो क्या है और क्या उसके असरात मुरतब होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से बजाते खुद जो अक्सरियती फैसला है उस पर इम्प्लीमेंटेशन का मामला भी अभी तक वो इलेक्शन कमीशन में ज़ेर इल्तवा है, तो उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ BNP के जो मुनहरिफ अराकीन थे जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दिया था, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है और साथ साथ अपनी कुछ मजबूरियों का भी जिक्र किया है। एक तो इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ अराकीन हैं उन्होंने भी चूंकि वोट दिया था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन अराकीन के हवाले से क्या लाएअमल होगा। फिर जो 26वीं आईनी तरमीम है उस पर इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जस्टिस ने भी कुछ एतराज़ात किए हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इसका भी हम जिक्र करेंगे कि वो क्या राय रखते हैं। और साथ साथ आज एक अहम डेवलपमेंट ये भी हुई कि बानी PTI की हमशीर गान का जो है वो मुकदमा सुना गया जमानत के हवाले से, जो कि अभी तक नहीं हो पाई। ओवरऑल गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ पैनलिस्ट पे मौजूद हैं अहमद वलीद, आजम चौधरी, परवेज संधेला और हुसैन चौधरी। मैं तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करूंगा और सबसे पहले अहमद साहब आपसे जानना चाहूँगा, आज ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा चैम्बर वर्क पे जाते ही उन्होंने जिस तरह का एक इख्तलाफी नोट लिखा और उन्होंने ये कहा कि चूँकि अपील पर नज़रसानी जो है वो नहीं हुई और इसको हतमी फ़ैसला जो है वो करार नहीं दिया जा सकता जब तक कि वो अपील का कोई फ़ैसला सामने नहीं आ जाता। आप क्या समझते हैं कि उनका ये इख्तलाफी नोट बज़ाते खुद क्या असर रखता है? देखें, इख्तलाफी नोट्स जो हैं वो ऑब्वियसली उस तरह से तो नहीं असर रखते, लेकिन इस सिचुएशन में जो उन्होंने ये नोट भेजा है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इख्तलाफी नोट वो कर रहे हैं, वार्न कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि अभी नज़रसानी की अपील आनी थी और आपने जल्दबाजी में ये काम किया है, तो जो ठीक नहीं है। अच्छा, अब दूसरी बात आ गई इनकी गवर्नमेंट की तरफ से। अब गवर्नमेंट जो है, आपने देखा पिछले कुछ अरसे में काफ़ी सारे ऐसे फैसले आए मासवाए जो चीफ जस्टिस फ़ायज़ ईसा काजी ने उन्होंने मतलब वो फैसला दिया कि जी इलेक्शन जो है ना वो 8 फरवरी को हों या मतलब जो भी डेट दें, तो वो फैसला और कुछ दूसरे फैसले। उससे पहले जो चीफ जस्टिस थे बहुत सारे फैसले ऐसे आए जिस पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। अभी जैसे मखसूस नशिस्तें हैं और इशू हैं, वो यानी इलेक्शन कमीशन कहता रहा कि जी नहीं वो तो हमारा इख्तियार है कि हम जो मतलब चाहें करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें जो आईनी हदूद है हमारी उनको नहीं आगे जा सकता। तो उस पे भी काफ़ी मसला रहा, जो कि मखसूस नशिस्तों का अभी भी फैसले का इंतज़ार है कि वो क्या फैसला आता है। और दूसरा ये था कि ये जो फ़ायज़ ईसा हैं इन्होंने जो ये इख्तिलाफी नोट लिखा है, तो उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आम तासुर यही है कि जो चीफ जस्टिस हैं वो शायद जो PTI वाले कहते हैं या बाकी लोग कहते हैं कि वो शायद हुकूमत के साथ मिले हुए हैं। कुछ फैसले ऐसे आए, हालांकि वो फैसले अगर जजमेंट देखें तो जैसे बल्ले का निशान या मतलब दूसरे मुख्तलिफ किस्म के फैसले थे। इस तरह के फैसलों में PTI को उस तरह से फ़ायदा नहीं पहुंचा, तो वो ये समझते हैं कि ये इन्होंने ऑब्वियसली जो भी बंदा केस लड़ता है जब हारता है तो जो फैसला आता है वो किसी ग्राउंड पे आता है। एक जज कुछ ऐसा पहलू निकालता है, उससे उस पे फैसला आ जाता है। जैसे हाई कोर्ट में अगर कोई फैसला दिया है तो आगे सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो वो कालअदम करार दिया जाता है और फिर उसका उलट फैसला आ जाता है। इसका मतलब कि ठीक है। रास्ते होते हैं, हर केस में रास्ते होते हैं। तो इस नोट के ऊपर गवर्नमेंट को ये होगा कि जी ये तो मतलब क्या आपने नोट लिख दिया आमतौर पर, लेकिन बात असूल की है कि असूल यही है कि एक फैसला ठीक है। आता है, फिर उसके नज़रसानी की अपील आती है, वो सुनी जाती है, फिर हतमी फैसला होता है। तो ये ठीक हुकूमत है, की तो काफ़ी इसको उनकी जो राय है वो उनका अपना एक एंगल है कि इख्तलाफी फैसला जो है, इख्तलाफी नोट लिखा कि हतमी फैसला नहीं है। आजम चौधरी साहब, अब ज़ाहिर है अदालतों में जैसे अभी उसूल का भी जिक्र कर रहे हैं, एक अक्सरियती फैसला होता है, एक अकलियती, जैसे इख्तलाफी नोट्स जो हैं वो सामने आते हैं। अब अक्सरियती फैसला जो फुल कोर्ट में सामने आता है, आमतौर पर तो यही प्रैक्टिस है कि वही इम्प्लीमेंट होता है। तो क्या फुल कोर्ट का ये हतमी फैसला करार नहीं दिया जा सकता, ये जो इख्तलाफी नोट में जो इजहार किया गया? शुक्रिया तकी। देखें, फैसला वही है जो अदालत ने अक्सरियत राय से एक फैसला कर दिया। ये कभी ऐसा नहीं होता था कि हम तकसीम नहीं इस तरह देखते थे। एक अदालत के अंदर इख्तलाफ राय किया जजों ने
लेकिन जब उस अदालत का फैसला आ गया तो वो पूरी उस अदालत का समझा जाता था, पूरे बेंच का समझा जाता था। उसमें कभी ये चीज डिस्कस नहीं की जाती थी कि फलां जज ने ये कह दिया, फलां ये कह दिया। जो अक्सरियत का फैसला था वही फैसला और उसी को इंप्लीमेंट किया जाता था। लेकिन इस दफा अजीबोगरीब सूरत हाल हमें देखने में आ रही है कि अगर 8-5 जजों ने दिया तो बुनियादी तौर पर वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। यहाँ पे क्योंकि सियासी जमातों और हुकूमत और अपोजिशन उनके मसाइल सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें जजेस भी उस तरह तकसीम नजर आ रहे हैं, जबकि जजेस को और बेंच को उस तरह तकसीम नजर नहीं आनी चाहिए। अगर एक अक्सरियत राय से फैसला कर दिया था तो जो जिन्होंने अकलियत में फैसला किया, ना उनको उनके खिलाफ को नोट लिखना चाहिए, ना उनको वजाहत देनी चाहिए थी, उसको तस्लीम कर लेना चाहिए था। मगर यहाँ पे 2 वजाहतें पहले 8 जजेस की तरफ से आई और दूसरी वजाहत, दूसरा ही फैसला ये काजी साहब की तरफ से आ गया। और ये काजी साहब को मैं समझता हूँ जाते जाते पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए था और नहीं होना चाहिए था, क्योंकि काजी साहब के हवाले से अभी अहमद साहब जो बात कर रहे थे, एक परसेप्शन बिल्ड हो गई कि शायद उनके फैसलों से जो हुकूमती जमातें हैं उनको ज्यादा फायदा पहुंचा है, अपोजिशन को शायद उस तरह फायदा नहीं पहुंचा। अब ये सुप्रीम कोर्ट अदालत के फैसले हैं। काजी साहब जब इस तरह बाकी अपने 8 साथी जजों को उनके ऊपर एतराज खड़ा कर देंगे कि उन्होंने आइन के तकाजे पूरे नहीं किए, तो ये एक ऐसी बहस है जिसमें कोई भी ना जीत सकता है ना हार सकता है, क्योंकि दोनों आइन के माहिरीन हैं, दोनों कानून के माहिरीन हैं। जजेस आमने सामने बैठ के डिबेट करेंगे, ना कोई किसी को हरा पाएगा ना कोई किसी को जीत पाएगा। लेकिन इससे क्या होगा कि अवाम के अंदर उस अदारे की जो तौकीर और वकार है वो खत्म होता चला जाता है। यही वजह है कि आज अदलिया के ऊपर आप देखें कि अवाम की वो जो एक एतमाद था वो आपको खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और ऊपर से जो इस किस्म की आईनी कवानीन, जो नए नए कवानीन बनाए जा रहे हैं, आईनी तरामीम की जा रही हैं, उससे भी आम अवाम को कोई फायदा नहीं हो रहा। वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट तक महदूद चीजें हैं आईनी। लेकिन क्या जी, ये बड़ा अहम सवाल है आजम चौधरी साहब, क्या इख्तिलाफी नोट से हुकूमत को कोई रास्ता मिल सकता है? अक्सरियती फैसला भी मौजूद है। मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा रास्ता नहीं मिलेगा। देखें, हर रोज एक नई डेवलपमेंट सामने आ रही है। एक तरफ अगर काजी साहब अगर उनको सपोर्ट देते हैं तो दूसरी तरफ आप देखेंगे 8 जजेस की तरफ से एक और वजाहत आ जाएगी। पूरी दुनिया में ये नहीं होता कि जो अकलीती जज हैं उनके जो इख्तिलाफी नोट है उसको अहमियत दी जाए। सिर्फ ये देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला क्या आ गया है, उस फैसले के ऊपर इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसके ऊपर इंप्लीमेंट करे। अब लेकिन उसको आप सिर्फ लिंगर ऑन करने के लिए उन चीजों को आप ये उसके थोड़ा बहुत उससे फायदा उठा सकते हैं, उसको थोड़ा बहुत लटका सकते हैं, लेकिन आप उसको वायलेट नहीं कर सकते। ठीक है, उस पर अमल दरामद उसी पे ही होगा जो अक्सरियती फैसला है। अब परवेज सदर साहब, आप क्या समझते हैं? जाहिर है अक्सरियती फैसले पे जो फैसला अदालत की जानिब से आ जाता है उस पर इंप्लीमेंट होता है, इलेक्शन कमीशन इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहा, तो और फिर जैसे इख्तिलाफी नोट पे लिखा कि हतमी जो है चूंकि ये फैसला नहीं है और अगर इस पर अमल दरामद नहीं होता तो तौहीन अदालत की कार्रवाई भी नहीं समझी जाएगी। तो अब ज़ाहिर है अक्सरियती जजेस ने उसके बरक्स लिखा है। अब आप क्या समझते हैं, क्या ये अदलिया के हाथ काटने के मुताबिक नहीं है? बहुत शुक्रिया। देखें, हर किसी की अपनी राय है, हर किसी को अपनी राय अपनी सोच के मुताबिक फैसला भी चाहिए। मेरे कुछ दोस्तों को वो चाहिए जो वो बैठकर टीवी में बोलते हैं कि काजी साहब भी वैसे ही बोले, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं और आप वैसे बोल सकते हैं जो चाहें, लेकिन काजी साहब जहां पर बैठे हैं वहां पे उनके पास एक आइन की किताब है। उन्होंने कोई भी फैसला करना होगा तो वो आइन की किताब खोलेंगे। बदकिस्मती से पिछले बहुत सारे सालों से उस आइन की किताब को कुछ समझता ही नहीं है। एक आता है वो कहता है कौन सा आइन, वो डैम बनाना शुरू करता है। दूसरा आता है वो कहता है कौन सी किताब, वो रेकॉर्ड के मुकदमात लेके बैठ जाता है। तीसरा आता है वो शराब की बोतल पे 100 मोटो ले लेता है। देखिए, ये आइन की किताबों में कहाँ लिखा हुआ है? फिर मुझे ये बताएं कि जो काजी साहब ने अभी लिखा है, जो काजी साहब ने भी इजाफी नोट दिया है, उसमें क्या लिखा है? ये लाइन जरा गौर कीजिएगा। अक्सरियती फैसला कुछ मकालात, किताबों, गैर मुल्की मुकदमात और तकारीर के इक्तसाबात से लिखा गया है। उसमें आइन का तो कोई हवाला दिया नहीं गया कि किस तरह करके उन्होंने ये अक्सरियती फैसला लिख दिया है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, वो 8 जजों का फैसला है, अक्सरियती फैसला है, ठीक है। लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि जो फैसला लिख रहे हैं वो लिख किन चीजों को बुनियाद बनाकर रखे हैं। क्या आइन की किताब के कोई आर्टिकल का हवाला दे के फैसला लिखा है उन्होंने? अगर लिखा है तो वो मुझे बता दें कौन से आर्टिकल का हवाला दे के लिखा है, कौन से आर्टिकल के तहत जो बंदा, जो पार्टी आई नहीं है अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए, बल्कि उसका वकील, उसका जनरल सेक्रेटरी
जो उस केस को उस पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा है वो कह रहा है नहीं, ये सीटें सुन्नी तहात को जानी चाहिए फलां 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 आइन के तहत। लेकिन बैठे हुए सामने 8 जज कह रहे नहीं जनाब तुम झूठ बोल रहे हो, यह फैसला इंज नहीं करना, ये फैसला खान साहब ने देनियां सीटां सी ना करें यार, को खुदा का खौफ करें। अच्छा संजय साहब, इसमें अब वो अक्सरियती फैसले की आप बात कर रहे हैं, सवाल आप ही से कर रहा हूं सर, आप ही से सवाल की इजाजत दे दें मुझे। वो उसमें अक्सरियती फैसले में तो ये इस पर इत्तफाक है कि वो बल्ले का निशान वाला भी मामला था, फिर मखसूस नशिस्तें, फिर फरीक बन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई, और इस पर तो कोई इख्तलाफ नहीं है। और दूसरा ये इसमें भी यही कहा गया कि हतमी फैसला अभी तस्वुर नहीं किया जाए। मेरा सवाल ये है, अक्सरियती फैसला आया, ये तो इख्तलाफी नोट है, ज़ाहिर है उनकी राय है और वो भी आइन के तहत है, जो अक्सरियती फैसला आया वो भी आइन के तहत। सवाल ये है, इलेक्शन कमीशन अमल दरामद ना करके जो यानी अपनी मर्जी का फैसला है, पहले तशरीह मांगते रहे, क्या वो दुरुस्त कर रहा है? देखिए, इलेक्शन कमीशन भी एक इंडिपेंडेंट आजाद अदारा है, वो भी अमल दरामद करने से पहले जो वो वजाहतें मांग रहा है वो भी यही कह रहा है कि अगर आपने ये फैसला किया है तो सर माथे आंखों पे, बट हमें जरा समझा दें, बता दें कि आपने ये कानून की कौन सी शिकों के तहत फैसला किया। लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट अदारा है ना, या तो आप ये माने ना कि उसको एक काम करें कि उसको सुप्रीम कोर्ट के अंडर कर दें, कि जो सुप्रीम कोर्ट कह देगा वो आंखों पे पट्टी बांध के वो फैसला कर देगा, इसमें कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है। लेकिन जब वो इंडिपेंडेंट अदारा है और उसने जो फैसला करना है, तो अगर उसको उस फैसले में अगर कोई ऐसी चीज नजर आ रही है तो दोबारा उनके पास चला जाता है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। देखिए, अगर हो सकता है कि मुझे आज ये बड़ी अच्छी चीज लग रही है, आने वाले दिनों में इसी इलेक्शन कमीशन की वजह से अगर मुझे या मेरी सोच वाली पार्टी को कोई नुकसान होगा तो मैं कहूंगा यार अब गलत हो रहा है। चीजें तो ठीक होनी चाहिए और चीजें तभी ठीक होंगी जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ठीक आएंगे, आइन के मुताबिक होंगे, तो फिर किसी जगह पे किसी को इस किस्म की परेशानी नहीं होगी जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन को हो रही है। इसमें एक चीज ऐड कर लीजिएगा प्लीज, अभी मेरे एक भाई ने बताया कि जो काजी साहब है ना, उनके फैसलों से हुकूमत को फायदा हो रहा है। देखिए, जो फैजाबाद केस का धरना अभी फैसला देना, ये कौन सी हुकूमत को फायदा हुआ है? टॉप सिटी का फैसला सुनाना मुश्किल तरीन, या जनरल फैज साहब को उसी केस में अरेस्ट होना, मुझे ये बताएं कौन सी हुकूमत को फायदा हुआ है? फिर उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ताजा करें, ये बड़ी अहम बात आपने की, यकीन जो भी किया है उसको ये ना सोचें, ये ना कहें कि मौजूदा किसी हुकूमती पार्टी को फायदा हुआ। इससे पहले तो एक लाइन लगी हुई है इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, चलें किसी को फायदा या नुकसान किसी सियासी जमात को हो रहा है तो उस पे इदारों के जो एक असूली और कानूनी जो डोमेन है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है उस पर अमल दरामद का मामला हो या सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, मेरे ख्याल में उस पर जैसे आप कह रहे हैं कि एतराज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन हुसैन चौधरी साहब, अब इख्तलाफी नोट की हम अहमियत की बात कर रहे हैं ना, इस पे तो कोई एतराज़ नहीं है कि चीफ जस्टिस साहब की राय जो है वो खुदा न खास्ता आइन के खिलाफ हो सकती है, ठीक है, उनकी जो भी राय उन्हें इख्तलाफी नोट के तौर पर लिखा, लेकिन उससे पहले अक्सरियती फैसला है जिसकी 2 वजाहतें भी जारी की गई और तशरीह के हवाले से सब मुत्तफिक हैं। मेरा सवाल ये, इख्तलाफी नोट क्या असरअंदाज हो सकता है जिसको बहाना बनाकर इलेक्शन कमीशन कहे कि मैं अमल दरामद नहीं कर रहा? जी बहुत शुक्रिया। आज सुबह जब हम गए कोर्ट में तो हमें बताया गया कि जो चीफ जस्टिस हैं वो आज चैम्बर वर्क करेंगे और उन्होंने जो अपना कमरा अदालत है वो सीनियर मोस्ट जो उनके बाद जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह उनको मुंतकिल कर दिया है। और हमें मतलब ये बताया गया कि आज वो चैम्बर वर्क करेंगे, तो हमें उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि या आज कोई इजाफी नोट आ रहा है या फिर इख्तलाफी नोट आ रहा है, या फिर जो अभी वजाहत आई थी जो 8 जजेस की से मखसूस नशिस्तों से मुतालिक, उस पर कोई ना कोई या सवालात होंगे या तहफ़्फ़ुज़ात होंगे या कोई रद्द अमल आएगा। ये ज़ाहिर है आज सुबह से ही जो है वो ये चल रहा था और फिर यही हुआ कि आज 14 सफ़ात जो है वो चीफ जस्टिस की जानिब से जो है वो लिखे गए और उसका जहाँ तक असर है, असर मैं तो यही कहूँगा कि क्योंकि जुलाई का फैसला है 8 जजेस का, मुतफ़िका 8 जजेस का जो है वो अक्सरियती फैसला था, उस पर इलेक्शन कमीशन बजाय अमल दरामद करने के पहले उन्होंने कहा कि इस पर हमें समझ नहीं आ रही, हमें वजाहत दे। उसके बाद 14 सितंबर को जब इलेक्शन कमीशन ये करने लगा था मखसूस नशिस्तें अलाट हुकूमत को, तो उस दिन वजाहत आ गई और वो वजाहत सुप्रीम कोर्ट के उन्हीं 8 जजेस की जानिब से जो है वो दी गई। उसके बावजूद दोबारा उस पर अमल दरामद जो है वो नहीं किया, इलेक्शन कमीशन मुसलसल डिले करता रहा, रोजाना इजलास होते रहे और हमने देखा कि एक हफ्ता तो लगातार इजलास हुए, फिर इतवार आया, फिर इजलास हुए, फिर इजलास होते रहे और इलेक्शन कमीशन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। और आज चीफ जस्टिस की जानिब से जो इख्तलाफी नोट लिखा गया उसमें सबसे आम चीज ये है, उसमें ये कहा गया है कि ये फैसला जो है वो अभी हतमी नहीं हुआ, ये बाइंडिंग नहीं है कि अमल दरामद हो और इलेक्शन कमीशन पर तौहीन अदालत नहीं लग सकती। ये एक बड़ी फेवर है ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन के हक में, हम कह सकते हैं कि अब ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर है उसको इस्तेमाल करेगा, वो कहेगा कि
पहले भी अमल दरामद वो नहीं कर रहे थे और अब भी बज़ाहिर यही लगता है कि वो नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज जो है वो सामने आ रही थी कि हो सकता है कि चीफ जस्टिस के जाने के बाद जो नए चीफ जस्टिस आए, जो आईनी बेंच बन जाए, उसमें जो इलेक्शन कमीशन है उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो एक चल रहा था कि शायद लग जाए, वो अब ये तासर थोड़ा सा आ रहा है कि जो चीफ जस्टिस की जानिब से आज ये इख्तिलाफी नोट दिया गया है उसमें ये मेंशन कर दिया गया है कि अब तौहीन अदालत जो है वो नहीं लग सकती। तो ये तो काफी आप ये अहम कहते हैं कि हवाले से होगा। इख्तिलाफी नोट के बाद अब इलेक्शन कमीशन को ये रास्ता मिल गया है, एक उसको आसानी मुहैया की गई है। जी बिल्कुल, आप अगर वो पढ़ें तो उसमें ये वाज़ेह लिखा हुआ है कि ये अभी हतमी फैसला नहीं हुआ और ना ही जो है वो इस पर अमल दरामद बाइंडिंग है, और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन पर तौहीन अदालत जो है वो नहीं लगती। तो ये ज़ाहिर है इसका असर तो होगा भी और वो लेंगे भी और उसको इस्तेमाल भी करेंगे। थोड़ा सा आज इलेक्शन कमीशन मजीद थोड़ा रिलैक्स हुआ होगा, क्योंकि मुसलसल हम देख रहे थे कि उन पर प्रेशर बहुत ज्यादा था और एक वक्त तो ये आया कि बिल्कुल उस दिन ये सारा दिन ये खबरें चली कि आज किसी भी वक्त भी जो डीसी जो मखसूस नशिस्तों वाला जो स्टे हुआ था उसमें जो सीटें वापस हो गई थी हुकूमत से ले ली गई थी, उनके नोटिफिकेशन जो है वो बहाल कर दिए जाएंगे और जो डी नोटिफाई हुए थे नोटिफिकेशन वो बहाल हो जाएंगे। लेकिन एन वक्त पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक्शन में आई और उन्होंने दोबारा दूसरी वजाहत जो है वो जारी की और उसके बाद ये नोटिफिकेशन नहीं हो सके। अच्छा, अब अहमद वली साहब मैं आपसे जानना चाहता हूं, अब ज़ाहिर है आईनी तरमीम के बाद एक हेड होगा आईनी बेंच का और एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। अब ज़ाहिर है इनकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के हवाले से क्या चैलेंजेस आप देख रहे हैं? देखें, चैलेंजेस यही होंगे कि जितनी आइन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो जाएंगी आईनी अदालत में, और लेकिन उस पर क्वेश्चन भी आ रहा है कि जो वकला उठा रहे हैं ख़ासतौर पे पीटीआई के कि जो भी केस आता है वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, उसमें फिर आइन की तशरीह वो हवाला दिया जाता है कि जी ये देखिए आइन में ये है, आइन में ये है। तो उस वक्त फिर क्या डिसाइड होगा कि वो जज साहब जो है सुप्रीम कोर्ट के कि वो कहेंगे ये वाला मामला जो है वो आप उधर लेके जाएं। लेकिन मेरा ख्याल है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो, क्योंकि आइन को छेड़ने का जैसे लाहौर हाई कोर्ट ने किया था तो उसको आपने वो जो अपना है लोग जो जाते हैं फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं उनके ऊपर के जी वो फ्लोर क्रॉसिंग करेंगे तो उनका वोट काउंट ही नहीं होगा। हालांकि आइन में लिखा हुआ है कि वो वोट फ्लोर क्रॉसिंग करेंगे तो फिर उसके बाद उसकी सजा मिलेगी, जो भी नाअहली है वो भी पार्लियामेंट में जाएगा। तो ये मामला जो है ये तो हो गए। अब सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें 63A के बाद फिर मामला ज़ाहिर है फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत दे दी गई ना 63 के। लेकिन ये जो अब मामला हुआ है कि आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट, मेरा ख्याल है कि कुछ जजेस और सीनियर जजेस भी ये कह रहे हैं कि हमें अभी समझ नहीं आ रही कि क्या करना होगा, लेकिन मेरा ख्याल है समझ आ जाएगी कि भाई आइन को कोई चैलेंज कर रहा है या आइन से जो भी चीज़ें आ रही हैं वो सारी उधर जानी। लेकिन आम केसेस जो हैं जैसे लाहौर हाई कोर्ट में कोई केस है तो वहाँ पे भी वकील जो है कोई ना कोई आइन की चीज़ पेश कर देते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो आईनी अदालत में जाएगा, यानी कि रेफरेंस तो देते हैं ना कि जी ये मामला इस बंदे का ये है, वो तो आईनी अदालत में आएगा ना, नहीं करता तो वहाँ पे वो ये तो नहीं कर सकता कि वो कहे जी ये नहीं अब ये मामला आइन का आ गया उधर भेज। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को आहिस्ता आहिस्ता सारे जजेस को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जब डिटेल जाएंगी सारा वो देखेंगे कि क्या कौन कौन से केसेस हैं वो हमारे पास नहीं आने अब। तो अच्छा, अब ये बड़ा अहम पॉइंट आपने अहमद वलीद साहब उठाया है और आज़म चौधरी साहब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ज़ाहिर है हाई कोर्ट्स में भी दरखास्तें दायर हो जाती हैं आईनी हवाले से, मौजूद भी हैं, लेकिन इसमें यह कहा गया था 26वीं आईनी तरमीम में, जहाँ तक मेरे नाक़िस इल्म में है, वो यही है कि वो तमाम तर जो केसेस होंगे वो मुंतकिल हो जाएंगे आईनी बेंच को और फिर आहिस्ता आहिस्ता सूबे में भी आईनी बेंचेस बनेंगे। क्या कहते हैं इस हवाले से, जो कि हाई कोर्ट्स में जो दरखास्तें दायर हैं उसको सुप्रीम कोर्ट डील करेगी, मुशावरत होगी, आईनी बेंच देखेगा, ये एक बड़ा अहम मामला है। नहीं, इस पे तो खासी डिबेट हुई थी, तशरीह भी इसकी आई है कि ये जो हाई कोर्ट्स हैं उनके अंदर भी आईनी बेंच बनेंगे और वो यहाँ से जो फैसले होंगे उसके बाद कोई अपील में जाएगा या उसको कोई चैलेंज करेगा तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। लेकिन देखने वाली चीज ये है कि आईनी मुकदमात की तनासब से आते हैं, कितने मुकदमात होते हैं आईनी।
आप देखें कि इस वक्त तकरीबन सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकरीबन कुछ 60,000 के करीब जो मुकदमात है पेंडेंसी आ रही है, और 100-150 के करीब जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस है, और उसके लिए 150 to 184 बताया जा रहा है जी, राउंड अबाउट। देखिए ये कौन सी, ये बहुत बहुत मामूली सी ये रेशो है। और इससे पहले एक जो तकाजा किया जा रहा था कि आईनी अदालत का, उसके लिए तो एक अलहदा से पूरा एक अदालती सेटअप होना था, और उन जजेस को सिर्फ और सिर्फ उसी काम के लिए तैनात किया जाना था, साथ उनका स्टाफ। मगर अब एक बेंच है उसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर से, उस बेंच का एक जज को सरबराह बना दिया जाएगा, और जब किसी आईनी मुकदमा उनके पास आएगा, जरूरत पड़ेगी, वो बेंच बैठ के उसके ऊपर समाअत करेगा या फैसला करेगा। इसी तरह जो हाई कोर्ट्स हैं उनके अंदर भी जो वहां पे चीफ जस्टिस हैं या उनकी जो भी कमेटी तरीकाकार होगा, उसके मुताबिक वो आईनी बेंच वहां पे तश्कील पाएगा, और वहीं पे उसको समाअत की जाएगी, फैसला किया जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक वो पहुंचने की नौबत आएगी। लेकिन आप ये देखें कि इतना कुछ ताम झाम किया गया, ये सारा आईनी, मुझे नहीं लगता कि ये आईनी बेंच के लिए सारा कुछ किया गया। मुझे तो ये लग रहा है कि ये सब एक दूसरे को बचाने के लिए कोशिश की गई है। अभी मैं भाई की बात सुन रहा था कि चीफ जस्टिस साहब का जो नोट है, उसका तमाम तर जो एड्रेस किया गया वो इलेक्शन कमीशन है कि उनको तौहीन अदालत से बचाना है। तो यही तासर एक पैदा हो रहा है कि एक दूसरे को बचाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और आज जाते जाते जो काजी साहब ने नोट लिखा है, तो उसका तो वाज़ेह तौर पर भी नजर आ रहा है कि वो चीफ इलेक्शन कमीशन और जो बाकी मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन के, उनको आईनी अदालत आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए नोट लिखा गया है। अच्छा, ये आईनी तहफ़्फ़ुज़ तो उनको मिल गया। मैं जाते थे क्विकली आपसे एक और रिस्पांस भी चाहूंगा। बजाते खुद ये मखसूस नशिस्तों का केस जो है, ये अब सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगा, आईनी बेंच को मुंतकिल होगा, इसकी क्या हैसियत होगी 26th अमेंडमेंट के बाद? आज एक समाअत का अहवाल वो मैंने देखा कि जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक केस की समाअत कल शायद उन्होंने की थी, आज की है समाअत। तो उसमें उन्होंने कल की है जिसका आप हवाला दे रहे हैं जी, वकील के साथ जो उनके वहां पे क्रॉस आर्गुमेंट, उसमें आईनी चीजों का डिस्कस उन्होंने कहा कि अभी तो हम खुद देखते हैं कि क्या बनता है आईनी अदालत या आईनी मुकदमा। अभी तो जजों को समझ नहीं आ रही कि ये इसका फ्यूचर किस तरह डिफाइन किया जाएगा। इस पे टाइम लगेगा कि कैसा बेंच होगा और कौन कौन से मुकदमात वहां पे शिफ्ट किए जाएंगे, कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे। तो अगर तो इसी के अंदर ये जो तरमीम की गई, इसी के अंदर वो चीजें डिफाइन कर दी गई होती तो शायद हमारे लिए आसानी हो जाती। लेकिन अब ये मामला जो है, ये मेरा ख्याल जुडिशरी का अपना है और वो पार्लियामेंट के वो इसको डिसाइड करेंगे। अच्छा परवेज संदिला साहब, अब जाहिर है एक और मामला भी सामने आएगा। अब एक आईनी बेंच है, उसके हेड है, एक सुप्रीम कोर्ट है, उसके चीफ जस्टिस है। इनके दरमियान जाहिर है कोई कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म भी होना चाहिए। जाहिर है इनका कॉन्टैक्ट होगा, मशावरती मामलात भी जाहिर है वो आईनी बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो भी उसमें शामिल होगी या सुप्रीम कोर्ट उसके साथ शामिल होगी। तो क्या आप नहीं समझते एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है, उसके लिए फिर से कोई एक नई कानून साजी करनी पड़ेगी? एजाज, अभी तक की जो आपकी गुफ्तगू है, इससे हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं जो आप फरमा रहे हैं बजा है। लेकिन मेरे ख्याल में हमें उसके लिए बड़े 15 दिन महीना वेट कर लेना चाहिए और देख लेना चाहिए कि इसका रिजल्ट निकलता क्या है। और अगर जो आप फरमा रहे हैं कि अगर आगे जाके ये चीजें मिक्स हो रही हैं कि आईनी अदालत का जो हेड है वो या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो, और फिर कैसे, जाहिर है जिन्होंने आईन साजी की है उन्होंने इसके लिए भी तो कुछ सोचा होगा ना। इसके लिए भी तो उन लोगों के उनके पास कुछ होगा ना, ये चीजें कैसे करनी है, कौन सा केस कब कहाँ और कैसे कहाँ जाना है। तो मेरे ख्याल में टू अर्ली है इस पे कमेंट करना। जब तक ये प्रैक्टिकली हमारी आंखों के सामने ना आ जाए, जब तक हम ये प्रैक्टिकली देख ना लें, तो उसके बाद फिर इजी हो जाएगा इस पे गुफ्तगू करना। क्योंकि जाहिर है मैं नहीं, उसमें तो एलाबोरेट किया गया ना सिद्धरा साहब। देखें कुछ चीजें मिसिंग हैं, लेकिन बहुत सी चीजें जो है वो बिल्कुल सामने हैं कि जो आईनी केसेस होंगे, चाहे वो हाई कोर्ट्स में क्यों नहीं, वो आईनी बेंच को मुंतकिल होंगे इस वक्त जी। और उसके बाद फिर मरहलावार ये भी बता दिया गया पहले कि वो आईनी बेंचेस सूबाई सतह पे भी बनाए जाएंगे, वो तो बिल्कुल उसको क्लियर कर दिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और आईनी बेंच के दरमियान कोऑर्डिनेशन के मामले के हवाले से जाहिर है आईनी तरमीम हो रही थी, तो उसको पेश नजर तो रखना चाहिए था। आप क्या समझते हैं? बिल्कुल रखना चाहिए था, बट मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, बिल्कुल रखना चाहिए था और रखा भी होगा। मैं वही कह रहा हूँ कि अभी प्रैक्टिकली जब चीजें हमारे सामने आएंगी तो बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं, हमें नजर आ रही हैं कौन सी डायरेक्शन कहाँ पे दे दी गई है। और इस मामले में अगर कुछ ऐसी कोई चीज अगर होगी तो उसको दोबारा भी अमेंडमेंट आ सकती है, कोई दोबारा भी तरमीम आ सकती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में उसके लिए हमें वेट कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि क्या होता है आने वाले दिनों में।
ठीक है। बहरहाल आपने एक अहम बात की कि एक और फिर दोबारा भी कोई आ सकती है। अभी तो सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। बीएनपी के 2 सेनेटर्स भी जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। कैसे आएगी कैसे नहीं आएगी, बहरहाल ये अपनी जगह पे एक डिबेट मौजूद है। इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।